आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति। रूस की क्रांति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछले 2017 में इसका जो शताब्दी वर्ष मनाया गया था और पूरे 100 साल से ज़्यादा रूस की क्रांति ने पूरे कर लिए। रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व पे बहुत प्रभाव डाला था और ये क्रांति 1917 में हुई थी। लेकिन आगे चल कर के आप देखते हैं कि पूरी 20वीं शताब्दी में रूस की क्रांति ने दुनिया को लगभग 2 खेमों में बांट दिया था, जो उसके परिणाम हुए थे। और लोगों की सोच एकदम बदल दी, शासन प्रणालियों में काफ़ी बदलाव आए और उसके अलावा विचारधारा में परिवर्तन का असर जो है कला साहित्य हर बात पर पड़ा। तो मित्रों, क्रांति शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति का अर्थ होता है कि पूरी तरह से उथल पुथल हो जाना, पूरी तरह से कोई व्यवस्था जो चली आ रही है उसमें अगर अकस्मात आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्रांति कहते हैं, राजनीति विज्ञान की भाषा में या सामाजिक विज्ञान की भाषा में। रूस में भी एक ऐसी ही क्रांति हुई जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया और बहुत सारी घटनाएं घटी रूस की क्रांति के दौरान। कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी। आपने लियन ट्राटस्की का नाम सुना होगा। लियन ट्राटस्की, जो कि स्वयं भी रूस की क्रांति में शामिल था, उसने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। ट्राटस्की जो था, उसकी हत्या करवा दी गई थी स्टालिन के द्वारा क्रांति के बाद, काफ़ी दिनों बाद जो है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अ रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड बाय इम्पोलाइटनेस, प्रोबेबली बिकॉज द रूलिंग क्लासेस डिड नॉट टेक द ट्रबल इन गुड सीजन टू टीच द पीपल फाइन मैनर्स। अर्थात वो कहता है कि रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड बाय इम्पोलाइटनेस। जो क्रांति होती है उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो अविनय से होती है, इम्पोलाइटनेस से होती है। क्यों? तो उसका कारण भी वो बताता है कि शायद अच्छे समय में जो शासक थे उन्होंने अपनी प्रजा को अच्छी बातें, गुड मैनर्स या फाइन मैनर्स नहीं सिखाई होती हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। रूस में 1917 की क्रांति सोवियत राज्य का और सोवियत राज्य का प्रारंभ, आप कह सकते हैं कि शताब्दियों से रूसी नागरिकों के सामाजिक संगठन, उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक संस्थाओं और उनके विचारों का परिणाम थी। 1917 की यह क्रांति दोमुखी थी। वर्ग व समाज में एक ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो गया था जिसे क्रांति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता था। दूसरे, रूस का जो अतीत था उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी रूस के लोगों के ऊपर था। यूरोप का प्रभाव रूस के ऊपर लादा गया, किंतु न तो यह पूर्णतः यूरोपीय हो पाया और न पूर्णतः एशियाई ही था। 19वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ और धीरे धीरे रूस में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत भी आए। तो रूस में जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत आए, उसने रूस के लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो शोषण है उसको समाप्त किया जा सकता है
और एक सर्वहारा वर्ग की सरकार बनाई जा सकती है। मित्रों, रूस में मार्च 1917 से नवंबर 1917 के मध्य 2 क्रांतियां हुई थी, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि क्रांति तो एक ही थी, लेकिन इसके 2 अध्याय थे। प्रथम अध्याय में निरंकुशता का अंत हुआ और दूसरे अध्याय के फलस्वरूप मजदूर जनतंत्र का जन्म हुआ। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मार्क्स के अनुसार हम इसको मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार समझने की कोशिश करें तो मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार समाज का जो विकास है वो कई चरणों में होता है। प्रथम चरण में साम्यवादी पुरातन व्यवस्था होती है जो कि संपत्ति और वर्ग विहीन होती है। उसके बाद दूसरे चरण में सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है जिसमें शक्ति अभिजात वर्ग के पास आती है और इसके खिलाफ विद्रोह करता है मध्यम वर्ग। जब मध्यम वर्ग विद्रोह करता है तो इससे पूंजीवादी समाज की स्थापना होती है। फिर पूंजीवादी लोग सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं और फिर उसके बाद सर्वहारा वर्ग विद्रोह करता है और इससे समाजवादी विचारधारा का उदय होता है। यही समाजवादी विचार जब तक समाज का निर्माण नहीं करता तब तक कोई भी क्रांति अधूरी रहती है और यह समाजवादी व्यवस्था उद्योग पर आधारित होती है। तो इस तरह से ये मार्क्सवादी विचारधारा है जो मार्क्सवादी इतिहासकार बताते रहते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए मध्यवर्गीय व्यवस्था की स्थापना आवश्यक होती है। इसीलिए रूस में 2 क्रांतियां होती हैं। पहली क्रांति जो है फरवरी में और दूसरी दिसंबर में। मित्रों, रूस की क्रांति के अनेक कारण थे। जैसे दूसरी क्रांतियों में हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले फ्रांस की क्रांति पर एक वीडियो डाला था जिसे आप लोगों ने देखा काफ़ी। तो वहाँ भी आपने देखा था कि निरंकुश शासक एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में उसमें आपने देखा था। यहाँ भी यही बात है कि पश्चिमी यूरोप में राजतंत्र और कुलीन तंत्र अथवा विशिष्ट वर्ग के होते हुए भी आम जनता की प्रशासन में भागीदारी निरंतर बढ़ रही थी। मैं पश्चिमी यूरोप की बात कर रहा हूँ, पूर्वी यूरोप की नहीं, रूस की नहीं। लेकिन रूस में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी जार की निरंकुशता बनी हुई थी। वहाँ केंद्रीय एवं स्थानीय सभी स्तरों पर प्रतिनिधि शासन का अभाव था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी लोगों को। तो रूस की जारशाही ने इतनी निरंकुशता प्राप्त कर ली थी कि लोगों का, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया था और उनकी निरंकुशता समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आम जनता 20वीं शताब्दी तक आते आते इस निरंकुश शासन से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगी। मित्रों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी यूरोप के प्रमुख राज्यों जो थे वहाँ वो औद्योगिक क्रांति के कारण काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। लेकिन रूस जो था वो अभी भी एक कृषि प्रधान देश बना हुआ था और पिछड़ा हुआ था। 1861 ईस्वी में कृषि दासों की मुक्ति जैसे कदम उठाए गए, कानून पास किया गया, लेकिन इससे भी वहाँ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आप देखें कि लगभग 30,000 बड़े जमींदारों के पास 700 लाख देशयाचीन भूमि थी। 30,000, केवल 30,000 जमींदारों के पास 700 लाख देशयाचीन भूमि थी, जबकि 1 करोड़ से अधिक
किसानों के पास मात्र 750 लाख डेसियाटिन भूमि थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कितनी डिस्पैरिटी या कितनी बड़ी खाई दोनों के बीच में दिखाई देती है। और साथ ही साथ समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग अंत तक भूमिहीन बना रहा। खेती के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का अभाव, कम उपज, बेगार और इसके अलावा अनेक कष्टप्रद करों का बोझ, कृषि दासों की मुक्ति का नियम सभी राज्यों में न लागू होना, कृषकों की जनसंख्या में वृद्धि, भूमिहीन कृषकों की वृद्धि आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने कृषकों की दरिद्रता में निरंतर वृद्धि की और उनकी दशा लगातार बिगड़ती चली गई। समय समय पर शासन द्वारा कुछ उपाय किए जाते थे, जैसे कि कुछ करों में छूट इत्यादि दे दी जाती थी, लेकिन ये सब उपाय अपर्याप्त रहे और किसानों में असंतोष लगातार बढ़ता रहा। 1905 के बाद स्टालिन के सुधार भी उसकी दशा सुधारने में असफल रहे। किसानों की दृष्टि में उनकी कठिनाइयों का मुख्य कारण था उनके पास भूमि का कम होना और अगर उनके पास भूमि होती तो हो सकता है उनकी दृष्टि में या उनकी स्थिति में परिवर्तन आता। इसीलिए किसान सदैव बड़े भूस्वामियों की ज़मीनों पर अपनी लोलुप दृष्टि लगाए रहते थे। क्रांति के पूर्व उनकी मांग थी कि ज़मीन की दूसरी तकसीम होनी चाहिए और यह मांग एक प्रकार का सुषुप्त सोशलिज्म था या सोया हुआ सोशलिज्म था। तो मित्रों, किसानों की दशा कुल मिलाकर के बहुत ख़राब थी और वो भूखमरी के शिकार हो रहे थे, इसलिए उनके अंदर रोष होना स्वाभाविक था। रूसी जनता की सुधारों के लिए आतुरता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बांटे जा रहे उन पर्चों में भी दिखाई पड़ती है, जिनमें जार को संबोधित करके कहा गया था कि रूस के लोग पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं और त्रस्त हैं और उनका एक महान देश का वासी होने का भ्रम टूट रहा है। अब यदि जार ने आगे बढ़कर प्रजा को गले से नहीं लगाया तो प्रजा स्वयं आगे बढ़ेगी। तो इस तरह के पर्चे रूस में बांटे जा रहे थे। इतिहासकार मैकेंजी का कहना है कि इन पर्चों से यह स्पष्ट है कि यदि सुधार न किए गए तो रूस की जनता में विद्रोह होना स्वाभाविक है। रूस का राजनीतिक जीवन, राजधानियों, जो वहाँ की राजधानियाँ थी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, तो आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जीवन था वहाँ के लोगों का वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही बंद था और सेना, पुलिस तथा जासूसों के बल पर जनता को खामोश रखने का प्रयास किया जाता था। राजधानी का वातावरण बाइजेंटाइन साम्राज्य की तरह षड्यंत्रों से भरा हुआ था, षड्यंत्रों से पूर्ण था। धीरे धीरे मध्य वर्ग का विकास हो रहा था और वह प्रशासन में भाग लेने को आतुर था, प्रशासन में भाग लेने का इच्छुक था मध्य वर्ग। रूस में फ्रांस की क्रांति के पहले वाली स्थिति पैदा हो गई थी। मित्रों, अब हम श्रमिकों की बात करें, क्योंकि रूस की क्रांति में श्रमिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी और श्रमिक जो थे आगे चलकर के क्रांति के बाद कहा जाता है कि श्रमिकों की सरकार बनी। तो जार अलेक्जेंडर तृतीय के प्रयासों से रूस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया थोड़ी तीव्र हुई। बड़ी संख्या में भूमिहीन किसानों द्वारा
रोजगार की तलाश के कारण औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और 25 लाख से भी अधिक श्रमिकों की दशा किसानों से भिन्न नहीं थी किसी मामले में। कारखाना मालिकों के द्वारा उनकी असहाय अवस्था से लाभ उठाकर उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी और उनसे अधिक से अधिक काम लिया जाता था। मजदूरों को श्रम संगठन बनाने का अधिकार नहीं था। 1825 से 1877 के बीच किए गए प्रशासनिक सुधार, काफ़ी सुधार किए गए थे इस बीच में, लेकिन वो सारे सुधार व्यर्थ सिद्ध हो गए क्योंकि मूलतः शासन की जो नीति थी वो उद्योगपतियों के पक्ष में थी, पूंजीपतियों के पक्ष में थी। रूस का औद्योगिकरण बहुत केंद्रित था, अति केंद्रित था और आप कह सकते हैं कि अत्यधिक श्रमिकों के एक ही स्थान पर एकत्रित रहने के कारण उन्हें संगठन बनाने एवं अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का अवसर मिला। ये अति केंद्रित होने का प्रभाव था औद्योगिकरण के। इसी कारण रूस की क्रांति में सर्वहारा वर्ग का प्राधान्य रहा। बहुत सारे इतिहासकार भी मानते हैं, जैसे ड्यूक्सर कहता है कि सर्वहारा वर्ग का प्राधान्य रहा। तो नए संदर्भ में पूंजीपतियों एवं मजदूरों का परस्पर संबंध एक दीर्घकालीन प्रक्रिया न होकर अकस्मात उत्पन्न हो गया संबंध था। तो यद्यपि रूस में मजदूरों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और न ही वह विकास के उस स्तर तक पहुंचा था जहां समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां अनुकूल हों, फिर भी रूस में मार्क्स के अनुयायी बढ़ रहे थे और इन मार्क्स के अनुयायियों ने, इन मार्क्सवादियों ने रूस के असंतुष्टों को हवा दी। इस संघर्ष की मुद्रा के पीछे वह वैचारिक तैयारी थी जो धीरे धीरे रूस के नगरों से गांव तक पहुंच चुकी थी। रूस की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और सेना की अयोग्यता व विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रमुख सामंतों के युद्ध में आवश्यक हस्तक्षेप से सेनाओं को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा था। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्रांति हुई थी रूस की। उदारवादी बुर्जुआ वर्ग के नेता मैक्लेकाब ने शासन की नीति व उदारवादी मध्य वर्ग के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए कहा कि यदि भावी पीढ़ी क्रांति को अभिशाप मानकर कोसेगी तो उसके साथ ही साथ हमें भी धिक्कारेगी कि हम समय पर ऊपर से क्रांति लाकर उसे रोक नहीं सके। 1916-17 के शीतकाल में सारे देश में असंतोष व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित रूप से क्रांति का होना स्वाभाविक था। मित्रों, अंतिम 2 जारों के समय में गैर रूसी जातियों के विरुद्ध विद्रोह हुए। उनके अमानुषिक अत्याचारों ने गैर रूसी जातियों को विद्रोही बना दिया और वो भी जो गैर रूसी जात के लोग थे वो भी जारशाही से मुक्ति की कामना करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक काल में रूस की सेनाओं को कुछ सफलता मिली थी, लेकिन बाद में युद्ध सामग्री एवं रसद के अभाव, सेना के उच्च अधिकारियों की अयोग्यता, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, जारीना एवं प्रमुख सामंतों के युद्ध में हस्तक्षेप आदि के कारण रूस की सेनाओं को लगातार
पराजय का सामना करना पड़ा। मित्रों, भूखे एवं फटेहाल सैनिकों के लिए स्थिति असह्य होती जा रही थी। ऐसे सैनिकों को बोल्शेविक राजनैतिक चेतना से लैस कर रहे थे। युद्ध के दौरान सामान्य दिनों की अपेक्षा 4 गुना अधिक व्यय के कारण राज्य की आर्थिक हालत खस्ताहाल थी। अतः राज्य को अतिरिक्त कर लगाने पड़े एवं मुद्रास्फीति का सहारा लेना पड़ा। परिणामतः महंगाई बढ़ गई। ड्यूट्सर के अनुसार 1917 तक निर्वाह व्यय यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग 1914 की तुलना में 700 गुना बढ़ गया था। तो ऐसी स्थिति में जन असंतोष का व्यापक होना स्वाभाविक था। मजदूरों एवं कृषकों तथा युद्ध क्षेत्र से वापस भेजे गए निराश सैनिकों में उत्तेजना काफ़ी बढ़ गई थी। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। इन सब के अलावा जार निकोलस द्वितीय और उसके प्रशासन तंत्र की अयोग्यता ने रही सही कसर पूरी कर दी। मित्रों, तो कहने का मतलब यह है कि रूस में जो क्रांति की स्थिति थी वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। ट्रॉट्स्की का विचार है कि किसी भी समाज का विकास क्रमिक व ऐतिहासिक नियमों के आधार पर होता है, पर रूसी समाज विदेशी शक्तियों के आधार पर विकसित हुआ था। कैथरीन के सुधार विदेशी सभ्यता को लादने वाले थे। ट्रॉट्स्की जो है वो इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म के ज़माने की बात कर रहा है। तो ट्रॉट्स्की के अनुसार सामंतवाद से व्यापारी जन्म लेते हैं और इससे सर्वहारा वर्ग का जन्म होता है। तो इस नियम के अनुसार या इस प्रक्रिया से इसमें अनुशासन आता है। व्यक्ति प्रारंभ में छोटे छोटे उद्योगों में काम करता है और फिर धीरे धीरे बड़े उद्योगों में लगता है। तो इस प्रकार इतिहास इनकी मानसिकता में अनुशासन भर देता है, किंतु जब एकाएक इसे नई व्यवस्था में डाल दिया जाता है तो इसमें हिंसात्मक भावना का उदय होता है। रूसी समाज में यही हुआ। रूसी किसानों को एकाएक पूंजीवादी व्यवस्था में ला दिया गया और उसे किसान से श्रमिक बना दिया गया। यह श्रमिक नए समाज को नहीं जानता था, अतएव इसमें बिखराव आ गया। यह भी और ये बिखराव जो था उसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मतलब एक नई विचारधारा, एक आप कह सकते हैं कि एक अराजकतावादी विचारधारा, एक नकारात्मक विचारधारा को जन्म दिया। यह विचारधारा स्वयं क्रांति नहीं कर सकती थी। इसके लिए आर्थिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी, जिसकी चर्चा अभी हमने ऊपर की। तो ये आर्थिक पृष्ठभूमि रूस में विद्यमान थी। इसने रूस के समाज को यह बताया कि कौन सा तत्व उनका शोषण कर रहा है। इस समाजवादी विचारधारा के कई रूप थे। एक रूप यह था कि जिसके समर्थकों को नोरोदिक कहते थे, तो वो चाहते थे कि रूस के कृषकों को भूमि का स्वामी माना जाए। यानी जो नोरोदिक्स थे वो ये कहते थे कि रूस के कृषकों को भूमि का स्वामी माना जाए। वे गांवों में जाकर किसानों को संगठित करने का प्रयास करते थे, किंतु 1833 के बाद धीरे धीरे जब मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा एवं इसने श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया, तब इस क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनने लगी। जारशाही की जो निरंकुशता थी और दमनकारी शासन था, उसने जनता की इच्छाओं एवं उनके सहयोग का कोई भी सम्मान नहीं किया। शासन में अयोग्य और भ्रष्ट सामंतों का ही बोलबाला था,
जार की निरंकुशता के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था और ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी भावनाओं को रोकने वाला कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं बचा था। तो मित्रों, यही परिस्थितियां थी जिनके कारण अंततोगत्वा 27 फरवरी से 12 मार्च के बीच पहली उदारवादी क्रांति रूस में हो गई। 1917 की फरवरी में पेट्रोग्राड के मजदूरों ने विद्रोह किया एवं सेना ने भी इनका साथ दिया। इन विद्रोहियों एवं ड्यूमा के सदस्यों ने मिलकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया और यह सरकार वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ भूमि समस्या को भी सुलझाना चाहती थी, किंतु विद्रोहियों एवं सैनिकों की परिषदें चाहती थीं कि बिना मुआवजे के भूमि बांट दी जाए तथा युद्ध बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार रूस में द्वैध शासन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह स्पष्ट होता जा रहा था कि यह अस्थायी करेंस्की की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। इस सरकार को 3 वर्ग असफल होने से बचा सकते थे। वो कौन कौन से वर्ग थे? एक तो सैनिक वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। तो मित्रों, मार्च की क्रांति किसी व्यवस्थित षड्यंत्र का परिणाम नहीं थी, यह अचानक हुई और उसका तात्कालिक कारण जनता का असंतोष था जो अन्न के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ था। लोग निरंकुश सत्ता की निर्बलता एवं अयोग्यता को ही राजनीतिक कठिनाइयों एवं आम जनता के दुख का कारण समझते थे। क्रांतिकारियों ने एक अस्थायी सरकार का गठन कर रोमनोव वंश के शासन का अंत कर दिया। रूस की क्रांति में पेट्रोग्राड ने वही काम किया जो पेरिस ने फ्रांस की राज्य क्रांति में किया था। देश में जो भी घटनाएं घटी, समस्त देश ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों क्रांतियों में एक विचित्र समानता यह भी है कि शक्ति प्राप्त तो मजदूरों ने की, तथापि उन्होंने उसको मध्य वर्ग को सौंप दिया, सत्ता मध्य वर्ग को सौंप दिया। प्रत्यक्ष में यह विरोधाभास मालूम देता है, लेकिन इसका कारण यह था कि मजदूर इसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। तो मित्रों, क्रांति का अंतिम उद्देश्य होता है शक्ति प्राप्त करना, जिसमें यह अस्थायी सरकार अभी असफल रही थी। कृषक भूमि की मांग कर रहे थे एवं सरकार इसमें विलंब कर रही थी। चूँकि कृषक ही सैनिक भी होता था, अतः सैनिकों में भी असंतोष व्याप्त था। फलतः ये सैनिक हथियारों सहित जंगलों में भाग गए। इस असंतुष्ट वर्ग में हिंसात्मक प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक था। इनके पास हिंसात्मक प्रवृत्तियां थी, इनके पास असंतोष था, इनके पास हथियार थे। तो इस परिस्थिति का लाभ उठाया समाजवादी विचारधारा ने। मजदूर इसलिए सरकार का समर्थन नहीं कर रहा था क्योंकि मुद्रास्फीति अभी भी बरकरार थी। स्पष्ट है कि इस अस्थायी सरकार से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं था। ये लोग ऐसे सरकार चाहते थे जो उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। क्रांति के उपरांत जो व्यवस्था स्थापित हो गई, उससे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। सिपाही समझते थे कि रूसी राज्य क्रांति के बाद उन्हें शांति मिलेगी, यानी कि युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। मजदूर समझते थे कि यदि पूंजीवाद समाप्त न हुआ तो कम से कम उसका नियंत्रण तो उनके हाथों में जाएगा। और कृषकों को उम्मीद थी कि उनको अधिक भूमि मिलेगी। किंतु पूंजीवादी सरकार के कारण सबकी आशाओं पर पानी फिर गया और असंतोष भड़क उठा। तो ऐसी हालत में बोल्शेविक क्रांति की भूमिका तैयार होने लगी। अब रूस में सब भड़कने वाले तत्व मौजूद थे जिनकी सामाजिक उथल पुथल के लिए आवश्यकता होती है। तो ऐसे भड़कने वाले तत्व मौजूद थे जिनकी सामाजिक उथल पुथल के लिए आवश्यकता होती है। मित्रों, उसमें युद्ध से थके हुए सैनिक थे,
शोर मचाने वाले किसान थे तथा ऐसे मजदूर थे जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। कार्ल मार्क्स कहता था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए केवल दास्ता की बेड़ियां ही हैं। तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई वो इसी असंतोष का परिणाम थी, क्योंकि सैनिकों में असंतोष था, किसानों में असंतोष था, मजदूरों में असंतोष था, आम जनता में असंतोष था। तो इस असंतोष का लाभ बोल्शेविक दल ने उठाया। इन्होंने अस्थायी सरकार को पूंजीवादियों एवं भूपतियों की सरकार के रूप में चित्रित किया, निरूपित किया। इसका इनका विचार था कि क्रांति का पहला दौर जिसमें शक्ति बुर्जुआ वर्ग के हाथ में पहुंच चुकी थी, अब वो समाप्त हो रहा है। अतः शक्ति अब सर्वहारा वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। तो इस मध्यवर्गीय क्रांति को सर्वहारा वर्ग में परिणित करना चाहता था जो बोल्शेविक दल था। तो अप्रैल में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सोवियत को संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु बनाने का निर्णय हुआ। बोल्शेविकों ने युद्ध विरोधी प्रचार करके अस्थायी सरकार को बदनाम किया तथा लेनिन ने अक्टूबर में सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता हस्तगत करने के विचार रखे। फलतः अक्टूबर में बिना रक्तपात के सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया और अस्थायी सरकार को समाप्त कर पेट्रोग्राड के गैरिसन ने सत्ता ग्रहण की। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार लिप्सन का विचार है कि केरेंस्की सरकार के पतन के कारण उनके शत्रुओं का बल नहीं, यानी केरेंस्की सरकार का जो पतन हुआ उसका कारण उनके शत्रुओं का बल नहीं था, स्वयं उसकी अपनी असहाय अवस्था थी। तो इस प्रकार अक्टूबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति सफलतापूर्वक हुई और सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में चली गई। तो रूस की नवंबर में होने वाली बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, जैसा कि मैंने कहा, वीआई लेनिन ने किया। लेनिन के विषय में ट्रॉट्स्की ने कहा है कि संसार के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांतिकारी पार्टी का लेनिन अब नेता बन गया। उसके विचार और शक्ति वास्तव में किसी देश की महाक्रांति के अनुकूल थे। तो इस तरह से ट्रॉट्स्की ने लेनिन की तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है, उसके विचारों की प्रशंसा की है। देश से बाहर रह रहे लेनिन ने 3 मार्च 1917 को जर्मनी की सहायता से रूस में प्रवेश किया और यहाँ आते ही उसने ये कहा कि हमें संसदीय जनतंत्र अथवा पूंजीपतियों का जनतंत्र नहीं चाहिए जो मजदूरों, सिपाहियों और किसानों के हक में बात न करती हो। वो उनकी सोवियत की बात करता था। उसने अस्थायी सरकार को पूंजीपतियों और भूमिपतियों की सरकार बताया। सोवियत के सैनिकों और मजदूरों का गणतंत्र स्थापित करने की उसने सलाह दी। उसका विचार था कि क्रांति का पहला दौर जिसमें शक्ति बुर्जुआ वर्ग के हाथ में पहुंच चुकी थी वो समाप्त हो रही थी, अतः अब शक्ति को मजदूरों और कृषकों के हाथ में पहुंचाया जाना आवश्यक है। तो लेनिन मध्य वर्ग की क्रांति को समाजवादी क्रांति में बदलना चाहता था और इस क्रांति में वो सफल भी हुआ। एक तत्कालीन लेखक के अनुसार लेनिन का जो कार्यक्रम था वो अधिकांश लोगों को, यहाँ तक कि उसके अपनी पार्टी के लोगों को भी पसंद, अपने पार्टी के लोगों को भी बेहुदा और पागलपन से पूर्ण मालूम होता था। उनका विचार था कि लेनिन मार्क्स के ऐतिहासिक भाष्य से लेनिन का दिमाग भरा हुआ था और तो इसलिए जो है इसके जो अपने कुछ साथी थे
वो भी उससे थोड़े नाराज रहते थे। तो वो ऐसी कल्पना करते थे कि क्रांति में पहली पीढ़ी आर्थिक होगी, दूसरी राजनीतिक, पहली सीढ़ी आर्थिक होगी और दूसरी राजनीतिक। किंतु लेनिन सामंती समाज से एकदम सोशलिस्ट समाज बनवाने के पक्ष में था। मित्रों, तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि अगर हम देखें तो बोल्शेविक लोगों को जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण यही था कि उन्होंने ठीक ठीक समझा था कि क्रांति में असली जो प्रश्न है वो किसानों और मजदूरों का है। तो बोल्शेविक क्रांति ने या बोल्शेविक लोगों ने कह लीजिए किसानों और मजदूरों को मिलाकर मध्य वर्ग के सामने खड़ा कर दिया और उनके इस क्षणिक सहयोग से जो समान हितों के आधार पर खड़ा हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोहरे ध्येय की सिद्धि हो गई, दोहरे उद्देश्य की सिद्धि हो गई, अर्थात किसानों को ज़मीन देना और शहर के मजदूरों के हाथ में राजनीतिक शक्ति दे देना। तो बोल्शेविक लोगों का नारा था शांति, भूमि एवं रोटी। जैसे फ्रांस की क्रांति का नारा था इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो बोल्शेविक लोगों का नारा था शांति, चूँकि विश्व युद्ध चल रहा था, भूमि, चूँकि अधिकांश किसान भूमिहीन थे, और रोटी यानी भूख जो थी उस समय की तत्कालीन सबसे बड़ी समस्या थी। तो इन तीन शब्दों में जनता की मांगों का निचोड़ था। अपने राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए बोल्शेविकों ने अथक प्रयास किया। लेनिन ने देश के सामने एक सर्वहारा क्रांति का नया कार्यक्रम रखा जिसमें संपत्ति पर समाज का अधिकार स्थापित किया गया, युद्ध स्थगन, किसानों, मजदूरों और सैनिकों को सोवियत का शासन और उत्पादन तथा वितरण राज्य के अधिकार में हो। तो इस तरह की बात प्रतिपादित की गई। देश के सामने नई संभावनाएं आई। लेनिन एक कूटनीतिज्ञ और एक अच्छा राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ और क्रांति को क्रियान्वित करने में उसने अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई। क्रांति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों में एक साथ योग्यता के कारण वह अद्वितीय बना रहा। रूस ही नहीं, सारी दुनिया के श्रमजीवियों में आशा तथा विश्वास का संचार करने में लेनिन को सफलता मिली और अंत में 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जो क्रांति चक्र चला और लेनिन के असाधारण नेतृत्व के कारण उसे वह क्रांति चक्र जो है वो सफलता की ओर बढ़ती चली गई और 2 दशकों के भीतर ही रूस में मध्ययुगीन सामंती तथा रूढ़िवादी समाज के स्थान पर एक आधुनिक औद्योगिक और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित गतिमान समाज की स्थापना हुई। थोड़ी सी बात मित्रों हम क्रांति की सफलता के कारणों पर भी कर लेते हैं। पूंजीपति वर्ग की कमजोरी पहला कारण थी, जिसने कि हथियार डाल दिए, जिसने कोई मुकाबला ही नहीं किया। दूसरी बात यह थी कि किसानों और मजदूरों ने अभूतपूर्व एकता दिखाई, वो क्रांति के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए भी इस क्रांति को सफलता मिली। तीसरी बात वर्ग भेद एवं विभिन्न वर्गों के बीच कटुता जो थी, इसने भी क्रांति में भूमिका निभाई। चौथी बात रूस का जो विस्तृत क्षेत्रफल था, जिसके कारण क्रांतिकारी सरकार विदेशियों के हस्तक्षेप और स्थानीय दलों का सामना कर सकी। एक छोटे से देश में शत्रु उन्हें आसानी से घेर कर नष्ट कर देते, लेकिन चूंकि रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उनको यहाँ वहाँ घेर करके नष्ट करना इतना आसान नहीं था। लाल सेना को प्राप्त कृषकों और मजदूरों का समर्थन भी क्रांति की सफलता का एक कारण था।
देशभक्त लोग अपने देश में विदेशी सेनाओं को देखकर क्रांति विरोधियों को देशद्रोही समझने लगे। लेनिन ने कर्ज न चुकाने की घोषणा करके कर्जदार देशों की सद्भावना हासिल कर ली। साथ ही साथ क्रांति विरोधियों के नेता बहुत भ्रष्ट थे, जबकि लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की इत्यादि बहुत योग्य व्यक्ति थे और इसलिए लोगों का उनमें पूर्ण विश्वास था। लोगों को उनमें मुक्तिदाता की छवि दिखाई देती थी लेनिन के अंदर। मित्र राष्ट्रों के यहाँ भी मजदूरों की साम्यवादी प्रचार के कारण मजदूरों ने, मित्र राष्ट्र जो थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो तथाकथित मित्र राष्ट्र कहे जाते थे, उनके यहाँ भी मजदूरों ने साम्यवाद से प्रभावित होकर के विद्रोह किए, जिसे देखते हुए उन्होंने अपनी अपनी सेनाएं गृह कलह समाप्त होने से पहले ही बुला ली। तो इस प्रकार उन्होंने क्रांति विरोधियों को मझधार में ही छोड़ दिया। बोल्शेविकों की विश्व बंधुत्व की भावना के कारण उनको व्यापक समर्थन भी मिला। तो ये सब कुछ कारण थे संक्षेप में जो मैंने बताया कि जो कि बोल्शेविक क्रांति की सफलता के लिए जिम्मेदार थे। कभी कभी विद्यार्थियों से फ्रांस और रूस की क्रांतियों में तुलना करने की बात भी कही जाती है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो संक्षेप में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सन 1789 की जो फ्रांस की क्रांति और सन 1917 की रूस की क्रांति की जो तुलना है अगर हम करें, तो दोनों देशों की क्रांति के कारणों में हमें एक निरंकुश और निर्बल राजा, प्रतिक्रियावादी जर्मन रानी, भूमि के लिए भूखा कृषक, अप्रिय पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का प्रमुख स्थान था। दोनों ही देशों में क्रांति के बाद अल्पकालीन उदारवाद की स्थापना हुई, जिसका स्थान शीघ्र ही आतंकवादी शासन ने ले लिया। परंतु दोनों में भिन्नताएं भी थी। फ्रांस एक सुसंगठित तथा अत्यंत देशभक्त राष्ट्रीयकृत इकाई था, किंतु रूस में अनेक परस्पर विरोधी राष्ट्रीय इकाइयाँ थीं। फ्रांस की क्रांति का आरंभ शांति के वातावरण में हुआ, यद्यपि उसका अंत युद्ध में हुआ। रूस में क्रांति वर्षों के असफल युद्ध के थकान के बाद हुई। फ्रांस के उग्रतम प्रयोग भी वैयक्तिक संपत्ति के आधार पर हुए, परंतु रूस ने समस्त उद्योगों को समाजवादी आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों क्रांतियों का आरंभ मध्यवर्ग ने किया, परंतु फ्रांस में मध्यवर्ग ने कृषकों की मांग को तुरंत पूरा करके उन्हें नवीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थक बना लिया। किंतु वहीं दूसरी तरफ रूस में मध्यवर्ग कृषकों, मजदूरों एवं सैनिकों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। बोल्शेविक क्रांति इसी असफलता का परिणाम थी। फ्रांस की क्रांति द्वारा मध्यवर्गीय उदारवादी प्रजातांत्रिक संविधानिक सरकार की स्थापना हुई, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व दिया एवं समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की विचारधारा को स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ रूस की क्रांति ने आर्थिक क्रियाकलापों की ओर अधिक ध्यान दिया। दोनों क्रांतियों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और खास करके ऐसे देशों को जहां राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो मित्रों, रूस की क्रांति के विषय में जो प्रमुख बातें थी उनकी चर्चा मैंने आपके साथ की। अब अगले वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि रूस की क्रांति का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसलिए इस वीडियो के बाद अगले वीडियो की भी प्रतीक्षा करें। तो अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।